Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 22 अक्टूबर 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है वाइट सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, आज मैं कोई भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूं, तो उसको कल से कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, इस वजह से मैं उसको नहीं लगा पाया। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ध्यान से सुनना इस बात को। हुआ क्या है, टेलीग्राम पर बहुत सारे फेक चैनल्स बन रहे हैं। अभी आपको जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के दो चैनल आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं, दीपक यादव एजुकेशन नाम का एक चैनल है टेलीग्राम पर, दूसरा है दीपक यादव एजुकेशन और ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। उन्हीं दोनों को ज्वाइन करना है और दोनों ही चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। तो हमेशा क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक क्लिक करके ही वहाँ पर उस चैनल को ज्वाइन करना। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उन फेक चैनल्स को ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर भी रेगुलरली सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो ध्यान से उन चैनल को बिल्कुल मत ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इन्हीं दोनों चैनल पर अपडेट करता हूँ, वहाँ पर कुछ भी मतलब डिमांड की जा सकती है, बट वो मैं वहाँ पर एक तरीके से इस तरीके से चैनल क्रिएट किया गया कि प्रोफाइल वगैरह सब कुछ एज इट इज़, स्टेटस प्रोफाइल सब कुछ यहाँ पर हमारे चैनल से लगा रखा है। तो ध्यान रखना इसके बारे में, ओरिजिनल वाले चैनल्स को ज्वाइन करना। और एक चीज़ और है, ओरिजिनल वाले चैनल दोनों ही चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, और आप कह सकते हो कि जो दीपक यादव एजुकेशन वाला चैनल है वहाँ पर 74,000 प्लस सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे, और एक तरीके से जो दीपक यादव एजुकेशन ब्रैकेट में नोट्स लिखा है वहाँ पर भी आपको 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं दोनों चैनल्स को आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ नोट्स जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, और शुरुआत करने से पहले एक और छोटी सी चीज़, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, वीडियो हो सकता है लंबा हो, तो इसको ज़रूर देखना। और मतलब आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल आप देख पाओगे, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फार्मर्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट बट कांट ब्लॉक रोड्स। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक पहले चर्चा में रहा है, पिछले साल चर्चा में रहा है, अभी यहाँ पर फरवरी में चर्चा में था, नाउ उसके बाद फिर से ये न्यूज़ में आ चुका है। देखो यहाँ पर क्या बात की गई है, राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात की गई है। अभी क्या हो रहा है आपको मालूम होगा, जो हमारे फार्मर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसकी चीज़ में, जो एग्रीकल्चरल फार्म लॉज हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर ये लगातार प्रोटेस्ट जारी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो बिल्कुल आपके पास हक है, हर किसी के पास हक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है आपको रोड्स वगैरह ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। रोड को ब्लॉक नहीं करना है, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया है नोएडा में थर्सडे में। इन सब चीज़ों को देखकर ये स्टेटमेंट दिया गया। देखो अब यहाँ पर डेफिनेटली इस आर्टिकल में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ एक लाइन भी नहीं मिलेगी जो एग्जाम में पूछी जा सके, लेकिन यहाँ पर आपको रिलेट करना पड़ेगा अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से, जैसे कि यहाँ पर राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में आप सीखने वाले हो। तो आर्टिकल ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, जजमेंट एंड केसेस, सेंटर स्टेट रिलेशन, जुडिशरी। तो इन सब टॉपिक से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये पिछले साल भी चर्चा में था। पिछले साल क्यों चर्चा में था, पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल आपका हक है, लेकिन आप लोग रोड्स वगैरह ब्लॉक नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल बोला था अक्टूबर के टाइम पर। क्यों, क्योंकि शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिल रहा था, आपको इसके बारे में भी मालूम होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जैक्टली इसके बारे में क्या क्या डिस्कशन हुआ है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहली बात देखो, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर डेमोक्रेसी सभी लोगों के हाथ में देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी के पास राइट टू प्रोटेस्ट है। तो ध्यान से कि राइट टू प्रोटेस्ट तो है, लेकिन आपको इसका सही से इस्तेमाल करना है, शांतिपूर्वक आपको प्रदर्शन करना है। आप आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन शांतिपूर्वक यहाँ पर आप ये प्रोटेस्ट कर सकते हो। इससे कोई पब्लिक सोसाइटी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। अब ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? बेसिकली इसको रिलेट किया गया है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 यहाँ पर बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। ये सब आपको आर्टिकल 19 के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एग्जैक्टली क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि बिल्कुल आपके पास बोलने का हक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का बिल्कुल आपके पास हक है, लेकिन कैसे? बिल्कुल शांतिपूर्वक, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो डेमोक्रेसी के अंदर जो राइट ऑफ फ्री स्पीच है या फिर पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। और इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए क्या होना चाहिए, जो कम्यूटर्स होते हैं, कम्यूटर मतलब जो लोग आ या जा रहे हैं रोड पर, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी तो ऐसे ही हो रहा था। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी रोड्स को ब्लॉक किया गया था, ठीक है। अब रोड्स को ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम लोग ऑफिस जाते हैं, हम लोग उस रोड पे से नहीं जा पा रहे हैं, हमें बहुत लंबा चक्कर घूम के जाना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये यहाँ पर जारी कर दिया कि राइट टू प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल मतलब राइट टू प्रोटेस्ट है आपके पास, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पब्लिक है उसको परेशानी ना हो, जो लोग आ या जा रहे हैं उस रोड के ऊपर उनको परेशानी ना हो। आप रोड्स वगैरह ब्लॉक नहीं कर सकते। आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो एक खाली से मैदान में, एक शांतिपूर्वक मैदान में जाओ और साथ वहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल आप वहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखा सकते हो। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट देखने को मिला है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है क्या है एग्जैक्टली इसके अंदर, तो इसके बारे में ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। तो आपको मालूम होगा कल यहाँ पर पूरे देश भर में चर्चा हो रही थी कि इंडिया क्रॉस कर चुका है 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस को। तो मतलब 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस इंडिया प्रोवाइड करवा चुका है। कल ट्विटर वगैरह पे सब कुछ यहाँ पर बहुत तेज़ी से ट्रेंड हो रहा था, आपको मालूम होगा, ठीक है। ये आर्टिकल एडिटोरियल पर भी आया है, तो एडिटोरियल पर हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर दोनों जगह कवर करने से कोई फ़ायदा है नहीं, टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एडिटोरियल पर थोड़ा सा देखने वाले हैं डिटेल में। 2 एडिटोरियल आए हैं बेसिकली इस आर्टिकल के ऊपर। आगे बढ़ेंगे और क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले आपको एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अटेंड करने वाले हैं क्लाइमेट मीटिंग को। कहाँ पर ये मीटिंग होगी? ग्लासगो के अंदर। ये 31 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली है। किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा? क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मीटिंग किसकी है? क्लाइमेट को लेकर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारी कंट्रीज़ आने वाली हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे ग्लासगो के अंदर 31 अक्टूबर को। वहाँ पर इस मीटिंग का नाम है यूएन क्लाइमेट चेंज ऑफ कॉन्फ्रेंस 26 COP26। तो यहाँ पर इंडिया जाने वाला है। इंडिया के साथ और भी वेरियस कंट्रीज़ होंगी, बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी जिनके बीच में डिस्कशन होगा। ये सारी कंट्रीज़ मिलकर डिसीजन लेंगी किस चीज़ को लेकर, कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। हम लोग आने वाले टाइम के लिए एक और नया गोल सेट करने वाले हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में ध्यान रखना। अभी क्या हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी साथ ही साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, दोनों की एक्सपेक्टेशन यह है कि दोनों साथ में मिलकर लॉन्च करेंगे वन वर्ल्ड वन सोलर वन ग्रिड इनिशिएटिव को। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा पहले मैंने डेली करंट अफेयर के वीडियो में इसको पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने कवर किया था। मैं आपको फिर से इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो कि भारत के द्वारा 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये सोचा गया था। अब ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा शानदार है। ये आप मतलब समझने के बाद आप बताना कि हाँ अच्छा है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि देखो दुनिया एक है, सूरज एक है। अब यहाँ पर हम लोग दुनिया एक मतलब पूरी दुनिया को हम लोग सूर्य से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ग्रिड के माध्यम से। ग्रिड क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट सिस्टम होता है ग्रिड में, ठीक है। तो होता क्या है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है इसके अंदर। प्रॉब्लम्स क्या है कि आप लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन सोलर एनर्जी को हम लोग प्रॉपरली हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके पीछे के कारण क्या है? देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। लिमिटेशंस क्या देखने को मिलती हैं, अभी मैं आपको मैप में लेकर चलता हूँ, वो आपको एक एक करके समझ में आएगा। पहले तो हम लोग इस मैप पर आते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक चीज़ पर ध्यान देना है जो भी मैं बोल रहा हूँ। पहले आप देख पाओगे मतलब सूरज एक ही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सूरज एक ही है।
अब सूरज यहाँ पर एक है, लेकिन क्या होता है हम लोग सूरज की प्रॉपर एनर्जी को हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं। क्या लिमिटेशंस होते हैं? मान लो यहाँ पर ये सन है, ठीक है। अब यहाँ पर सोलर सिस्टम में यहाँ पर आप कह सकते हो ये अर्थ है, ठीक है, ये देखने को मिलता है। अब क्या है यहाँ पर जो ये अर्थ है ये रिवॉल्व भी कर रहा है प्लस रोटेट भी कर रहा है ना। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये अर्थ पे अभी सन की एनर्जी पड़ रही है, सन की जो किरणें हैं वो यहाँ पर पड़ रही है, सनलाइट जो है अर्थ पर पड़ रही है, तो इतने हिस्से में भी, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है। इसके पीछे का हिस्सा कौन सा हो गया? नाइट वाला एरिया हो गया, मतलब यहाँ पर अंधेरा है, रात हो रही होगी। डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि हाँ, आप लोग देखते होंगे यहाँ पर दिन हो रही है तो उधर की साइड, नॉर्थ अमेरिका की साइड वहाँ पर रात हो रही है। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो पीछे यहाँ पर क्या हो गया, ये पीछे नाइट हो रही होगी और सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है। अब ये क्या होगा, ये अगर यहाँ पर रोटेट हो जाएगी अर्थ तो ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा पीछे आ जाएगा, है ना, यही रहेगा। तो हो क्या रहा है, हम लोग सन की एनर्जी को एक ही टाइम पर यूज़ कर पा रहे हैं, पीछे वाले हिस्से को यहाँ पर सन की एनर्जी नहीं मिल पा रही है। चाहे वो घूम कर कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो यहाँ पर आप कह सकते हो वेस्टर्न वाला एरिया हो सकता है, चाहे वो ईस्टर्न वाला एरिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रोटेट होगी तो यहाँ पर कभी हिस्सा ये वाला आएगा, कभी ये वाला पीछे आएगा। तो क्या है, सन की एनर्जी को हम लोग एक ही बार यूज़ कर पा रहे हैं। और मतलब आप कह सकते हो हम लोग चाहते ये हैं कि हम लोग सन की एनर्जी को पूरे दुनिया में यूज़ करें, पूरी पृथ्वी के ऊपर आराम से एक साथ यूज़ करें। अब तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया गया है। तो इसी को देखते हुए बोला गया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड करके, मतलब एक दुनिया है, एक सूरज का इस्तेमाल किया हम लोग इसी सूरज को कनेक्ट कर देंगे पूरे दुनिया से। कैसे, तो हम लोग इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पर सूरज निकला, सबसे पहली बात यहाँ पर ईस्ट साइड से सूरज निकल गया, ये वेस्टर्न साइड है, ठीक है। यहाँ पर जब सूरज निकला सुबह सुबह तो क्या हुआ, सनलाइट पड़नी चालू हो गई, जापान में पड़ी, ठीक है, जापान में सबसे पहले पड़ गई। उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सनलाइट को, यानी कहाँ तक, कनाडा या फिर नॉर्थ अमेरिका तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है, ठीक है। इधर उस समय क्या हो रहा है, नाइट हो रही है, इस समय रात हो रही है। जब यहाँ पर दिन हो रही है तो पीछे यहाँ पर क्या हो रही है, रात हो रही है। ध्यान से सुनते रहना। अब क्या होगा, यहाँ पर सनलाइट पड़ते 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 आप कह सकते हो इतने एरियाज़ में सनलाइट पड़ती रहेगी, और जो ये अफ्रीका वाला रीजन है यहाँ पे भी बहुत लेट से सनलाइट पहुँचेगी, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से जनरेट करेंगे बाय सोलर पावर। मान लो यहाँ पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे, बड़े बड़े ग्रिड्स लगा दिए जाएंगे। यहाँ पर सोलर पैनल्स जैसे कि ये वाले एरिया हो गए, ठीक है, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, इधर जापान हो गया, चाइना, रशिया, इन सभी जगह पर ग्रिड्स लगा दिए जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, सोलर पैनल्स हम लोग लगा देंगे। अब सोलर पैनल लगा देंगे तो यहाँ पर सुबह सुबह हुई तो जल्दी से सबसे पहली बात सूरज इधर की साइड से निकला, इधर से यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू हो गई तो इधर तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन होगा क्या, ये लोग भी पीछे यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे, मतलब यहाँ पे तो रात हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली रात हो रही है तो सोलर एनर्जी का आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की खास बात यही है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके नहीं रख सकते, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, उसके बाद यूज़ करना है, ठीक है। तो आप कहोगे बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, तो बैटरी में भी काफ़ी देर तक स्टोर नहीं रह पाती है, कुछ ना कुछ टाइम बाद बैटरी भी डाउन हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस समय आप देख पाओगे पीछे वाला हिस्सा अंधेरे में है, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम पहुंचाएंगे कैसे यहाँ पे सनलाइट। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, सोलर पैनल्स के अंदर से जो भी वायर होगी उनकी कनेक्टिविटी यहाँ तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। अंडर सी वायर डालने वाले हैं, बिल्कुल अंडर सी वायर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर इधर पाकिस्तान से कनेक्टिविटी हम लोग बना नहीं सकते, तो इधर अंडर सी वायर डालेंगे, और अंडर सी वायर डालने के बाद हम लोग इधर की साइड ये प्रोवाइड करवाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब इधर अगर दिन होगा तो इधर रात में भी यहाँ पर ये लोग उसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सूरज की मदद से जनरेट हो रही होगी। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि चलो सर यहाँ पर आ गया, चलो यहाँ पे सोलर पैनल्स है, लेकिन ये कंट्रीज़ क्यों लगवाएंगी, ये कंट्रीज़ इनका क्या फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा इनका होगा क्योंकि होगा क्या, एक टाइम पर सन क्या होगा, इधर भी तो आ जाएगा ना, सूरज इधर भी तो आ जाएगा ना, तो क्या होगा, इधर अंधेरा पड़ गया तो सोलर पैनल्स इधर भी लगाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब सूरज की रोशनी इधर होगी, इधर की साइड अंधेरा होगा, तो यहाँ पर भी सोलर पैनल्स की जो कनेक्टिविटी है वो इन वाले एरियाज़ में पहुँचेगी। तो इधर अगर रात भी हो रही होगी तब भी हम लोग जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएंगे, ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पूरा फोकस रखा गया है। तो इसके बारे में ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बताना यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कैसा रहा है,
हमारे प्राइम मिनिस्टर का 2018 में एक तरीके से यह आइडिया रखा गया था। तो इसके बारे में भी डिस्कशन होगा, प्लस इसको भी लॉन्च करने की बात की गई है। अगर ये लॉन्च हो जाता है तो बहुत सारे बदलाव हम लोग को इस पूरे के पूरे सिनेरियो में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस आर्टिकल में, जो कि आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज विजिट करने वाली हैं, वो हम लोगों को सब चीज़ कब पता चलेगी, जब यहाँ पर ये मीटिंग हो जाएगी। 31 अक्टूबर तक का हम लोग को वेट करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि देखो और भी हम लोग गोल अपना रख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी क्लाइमेट एनर्जी को लेकर अब बहुत सारे गोल रख रखे हैं अपने क्लाइमेट चेंज को लेकर। आने वाले टाइम पर हम लोग गोल बढ़ा भी सकते हैं कि हम लोग इतना रिन्यूएबल एनर्जी तक का जनरेशन करेंगे, पोल्यूशन कम से कम करेंगे। वो सब डिस्कशन इस मीटिंग में होगा, जो कि ग्लासगो में देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे दूसरा आर्टिकल काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगेन ये एक तरीके से जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा, है ना, तो कोई बात नहीं। हो क्या रहा है, थोड़ा सा आज ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो यहाँ पे बात की गई है ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला है कि आप चाहते हो क्या जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है उसको रिविजिट करना, क्योंकि सरकार ने क्या करा है, सरकार ने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8 लाख रुपए का एनुअल इनकम फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पर तय किया था कि इनकी एक लिमिट ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि देखो क्या आप इसको वापस से रिविजिट करना चाहते हो, वापस से यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो इसके ऊपर बताओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी पूछा गया है। अब ये आर्टिकल पहले भी चर्चा में था, पहले भी इसी कारण के इसी कारण की वजह से चर्चा में देखने को मिला था। अब हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा के बारे में, प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानने को मिलेगी इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट एंड केसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो ये पहले क्यों चर्चा में था, अभी मतलब थोड़े दिन ही हुए हैं, लगभग 8-10 दिन ही होंगे। ये पहले चर्चा में था, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्वेश्चन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी वाले लोग हैं, इनकी इनकम लिमिट को आपने 8 लाख रुपए डिसाइड किया है, वो किस बेसिस पर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था सरकार से। अब सुप्रीम कोर्ट दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने जो भी अपना डिसाइड किया था, जो भी एनुअल लिमिट इनकी डिसाइड की थी ईडब्ल्यूएस की, उसको वापस से रिविजिट करना चाहते हो क्या। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पूछा गया। अब हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ये ईडब्ल्यूएस कोटा है क्या। तो देखो 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया था, और वो भी ये जल्द ही दिया गया है, 2019 में दिया गया था। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर जो बहुत सारे लोग आते हैं एक तरीके से जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, जिनके पास अच्छा पैसा है नहीं, ठीक है, उनको यहाँ पर एक कोटा मिलता है। 10% का कोटा दिया गया इन लोगों को। अब ये लाया किसके थ्रू था, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2019 में। उसके बेसिस पर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया। इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को ऐड किया गया, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। अब यहाँ पर जो भी लोग ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, ठीक है, तो वो एक तरीके से रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं। इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिलेगा उन्हें, जॉब्स के अंदर भी मिलेगा, प्लस कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर वो जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको एडमिशन के लिए ये एक तरीके से यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि ईडब्ल्यूएस किसके लिए है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जिनके पास एक तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है। तो ओबीसी अलग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस अलग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट अलग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग है। इनके अलावा यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस को अलग से जो जनरल कैटेगरी में लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग, अपर कास्ट में बहुत सारे लोग आप देख पाओगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए यहाँ पर ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा दिया गया था। इसके बारे में ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया। शेड्यूल्ड कास्ट अलग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग है, प्लस बैकवर्ड क्लासेस अलग हैं, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए ये अलग से कोटा दिया गया था। अब बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस की। देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पर हमने ओबीसी को, एससी एसटीज को कोटा दिया तो इनइक्वालिटी थोड़ी खत्म हुई, लेकिन क्या है अभी भी बहुत सारे लोग अपर कास्ट में रह गए जो कि काफ़ी हद तक इनकी कंडीशन बुरी है, तो उनको भी हमने यहाँ पर कोटा प्रोवाइड करवा दिया। तो इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैनेज हुई है, ये बताया गया। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस देखने को मिलते हैं, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से आगे लेकर आया गया है, ये हमको देखने को मिलेगा। मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस अपर कास्ट वाले में, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनमें भी बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, तो उनको हम लोग आगे लेकर आ रहे हैं, ये दूसरा इसका बेनिफिट है।
देन उसके बाद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कमी देखने, मतलब इसको अंदर एक तरीके से मतलब रिडक्शन देखने को मिलेगा, मतलब कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि होता क्या है, जब भी रिजर्वेशन की बात आती है हम लोग किस चीज़ से रिलेट कर देते हैं, कास्ट से रिलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब रिजर्वेशन की बात आई है, अगेन यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया है, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कम होने वाला है अपर कास्ट लॉ उसके अंदर, ठीक है, जो अपर कास्ट कैटेगरी है उसके अंदर। अब इसके अंदर काफ़ी सारी कंसर्न वाली बातें भी हैं। चिंता वाली बात क्या है? सबसे पहली बात, आपके पास डेटा पूरा प्रॉपर है नहीं। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठा चुका है पहले भी, कि देखो सरकार के पास इसको लेकर एक प्रॉपर डेटा है नहीं, और प्रॉपर डेटा होने के ना होने के बावजूद भी यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ये कोटा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सरकार ने किस बेसिस पर यहाँ पर ये कोटा दिया है? आपके पास कोई डेटा है क्या कि कितनी लिमिट है, कितनी लिमिट नहीं है लोगों की? तो आपके पास कोई डेटा है जिसके बेसिस पर आपने ये कोटा दिया है? उसके बाद यहाँ पर बोला गया, एक दूसरी कंसर्न वाली बात यह है कि जैसे ही हमने यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का ये कोटा दिया, इससे क्या हुआ? इससे एक बहुत पुराना केस था वो कहीं ना कहीं वॉयलेट हो गया, वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो गया। कौन सा है? वो है इंदिरा साहनी जजमेंट। आपको मालूम होगा इंदिरा साहनी केस आया था 1992 में, ये जजमेंट आया था। यहाँ पर साफ साफ एक तरीके से 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी, 9 जज ने यहाँ पर बोला कि कहीं पर भी जो एक तरीके से रिजर्वेशन होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, और 50% ऑलरेडी SC ST OBC को लेकर हो चुका था। नाउ EWS को लेकर आए तो यहाँ पर 50% का ये लिमिट टूट चुका था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया? अब इसके अंदर वे फॉरवर्ड भी बोला गया है। वे फॉरवर्ड क्या बोला गया है? देखो सरकार को यहाँ पर एक तरीके से इस रिजर्वेशन से अच्छा फोकस करना चाहिए लोगों के ऊपर, सोशल अपलिफ्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए, लोगों को यहाँ पर सिखाना चाहिए, लोगों के अंदर एजुकेशन को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो मतलब एजुकेशन की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस रखना पड़ेगा, जिससे लोगों के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप कर सकें और लोगों को हम लोग ऐसा बना सके कि वो जॉब प्रोवाइड करवाएं, ना कि जॉब के पीछे भागें। तो ये चीज़ भी आपको एक वे फॉरवर्ड के तौर पर देखने को मिलेगी, लेकिन अगर करप्शन वगैरह कम हो तो ही। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स है, जैसे मैंने बताया आज थोड़ा सा PDF ब्लर हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना इसको, ठीक है। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, हो सकता है आज थोड़ा सा PDF हैवी है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है छोटा सा, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वही अगेन आपको मालूम होगा एक न्यूज़ जो है चर्चा में है, उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बात की गई है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो अभी यहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है काजीरंगा के अंदर, उसको रोकने की बात की गई है। जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, इसको बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। इन्होंने यहाँ पर बोला है आसाम गवर्नमेंट से कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में, उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो मतलब जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप लगातार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, इससे क्या होगा? इससे जो हमारी नेशनल पार्क से ये एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा, और भी यहाँ पर बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे जब यहाँ पर जंगलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर डिसअलाउ करने को बोला है कि आप लोग नया कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं बनाओगे, इसके ऊपर फोकस रखना है, ऐसा बोला गया। नाउ क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर एक नेशनल पार्क चर्चा में आया ही है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत डायनामिक पोर्शन है, और यहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो ये आपको आसाम के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? 1974 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। देन उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया 2007 में। देन उसके बाद इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें तो इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डिक्लेयर किया गया है। मतलब एक यूनेस्को का ये विश्व आप कह सकते हो धरोहर स्थल देखने को मिलेगा। 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल चुका था। उसके बाद इसे काजीरंगा नेशनल पार्क को हम लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी यहाँ पर इसको रिकग्नाइज किया जाता है, और इसको रिकग्नाइज करने वाली बॉडी है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, उसके थ्रू। ओके, यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जानवरों की, जैसे कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक सिंग वाले राइनो पाए जाते हैं वो यहीं पर काजीरंगा में पाए जाते हैं। उसके बाद पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद देखो राइनो के साथ साथ यहाँ पर एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो, ये सारे जानवर पाए जाते हैं।
2018 के अंदर जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि काजीरंगा के अंदर लगभग 2413 राइनोज हैं अप्रॉक्सीमेटली, और लगभग यहाँ पर 1100 के आसपास एलिफेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया था। उसके बाद बताया टाइगर्स भी काफ़ी सारे हैं। आपको मालूम होगा टाइगर सेंसस जो कंडक्ट हुआ था 2014 के अंदर, उसके अंदर भी बताया कि काजीरंगा के अंदर 103 टाइगर्स हैं। आज के टाइम पर डेफिनेटली ये इंक्रीज़ हुए होंगे, ये हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें काजीरंगा के अंदर और भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ से बहुत सारे रिवर्स और हाईवेज भी पास होते हुए नजर आते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पर एक छोटा सा ही आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया था आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, तो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे अभी क्या है कि यूके और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होने वाली है, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में। वो एक्सरसाइज होने वाली है कोंकण शक्ति, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज होगी यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारे यहाँ पर आपको इंडियन जो है आर्म्ड फोर्सेस देखने को मिलेंगी, प्लस एयरक्राफ्ट कैरियर भी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद जो कोंकण शक्ति है यह भारत और यूके में होने वाली पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। उसके बाद एक एक्सरसाइज और होती है यूके और इंडिया के बीच में, वो है अजय वॉरियर, ठीक है, हाल ही में ये भी हुई थी। तो अजय वॉरियर एक आर्मी एक्सरसाइज है जो कि दोनों कंट्रीज़ में होती है। ये आज के टाइम पर चल रही है उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर लगभग 120 ब्रिटिश सोल्जर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। उसके बाद एक और एक्सरसाइज होती है भारत और यूके के बीच में, उसका नाम आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी एक्सरसाइज होगी तो डेफिनेटली और भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर छोटे छोटे आर्टिकल हैं, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर जो फ्लड्स आई हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। रेगुलरली ये टोल इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एक आर्टिकल ये भी है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली फिजिकल हियरिंग देखी, मतलब कि एक तरीके से जो भी सुनवाई है वो फिजिकल वे में हुई है, क्योंकि अभी तक कोरोना की वजह से कोई भी फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही थी। तो उसके बारे में आर्टिकल में मैंशनड है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक आर्टिकल आपको बराबर में ये दिख रहा है, यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें क्लियर करने होंगे, वो इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर बोला गया है हमारे जो एक तरीके से होम मिनिस्ट्री है उन्होंने एडवाइस दी किसको, स्टेट्स को। एडवाइस देते हुए बोला कि आप लोगों को जो भी प्रिजनर्स हैं, जो भी यहाँ पर कैदी हैं, उनकी रिसेंटली फोटोग्राफ्स को अपलोड करना होगा, ठीक है। जो रिसेंट फोटोग्राफ्स हैं उनको अपडेट करो, और उन सबको अपडेट करना है। और कौन से कैदियों की रिसेंट फोटोग्राफ्स को अपडेट करना है? वो कैदी जिनको रिलीज़ किया गया है पेरोल के ऊपर, फरलो के ऊपर, या फिर प्री मेच्योर रिलीज़ के ऊपर। प्री मेच्योर रिलीज़ तो आप सिंपल समझ रहे होंगे, टाइम से पहले यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, लेकिन पेरोल और फरलो को नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे कैदियों को रिलीज़ किया जाता है इन तीनों टर्म के बेसिस पर। पेरोल क्या होता है, फरलो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जिन भी कैदियों को रिलीज़ किया गया है इन तीनों कंडीशन के ऊपर, उनकी रिसेंट फोटोग्राफ्स को आपको अपलोड करना है, ऐसा यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने बोला है, ताकि हम लोग इनको प्रॉपरली ट्रैक कर सकें, ठीक है। इनको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अलर्ट यहाँ पर देना भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ये लोग वायलेट करें लॉस को। तो वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग इनको ट्रैक करके पकड़ पाएंगे। ये यहाँ पर स्टेप रखा गया है, तो इसके बारे में ये चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोला गया। नाउ क्वेश्चन ये है, ये आपको जो रीसेंट फोटोग्राफ्स हैं ये सब कहाँ पे अपडेट करनी है? तो एक इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, या ई प्रिजन कह सकते हो, यहाँ पर आपको अपडेट करना है। ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म है बेसिकली, ये इसको एक तरीके से ये कहीं ना कहीं इश्यूज़ को कम करने में मदद करता है, एक तरीके से इन कैदियों को ट्रैक करने में मदद करता है। तो ये आप लोग कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हम लोग बेल पर रिलीज़ कर चुके हैं, पैरोल, फरलो और प्रीमेच्योर रिलीज़ पर एक तरीके से बिल दे चुके हैं। तो वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर ना आ जाएं वापस से, वो लोग क्राइम वापस से ना करें, तो उनकी रिसेंट फोटोग्राफ्स को अपडेट किया जाए, प्लस उनको एक तरीके से ट्रैक किया जाए, ये यहाँ पर बताया गया है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नाउ आपको दो चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होंगी, बहुत सारे लोगों को पता होगा पैरोल या फरलो क्या होता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो पेरोल और फरलो को पढ़ेंगे। आर्टिकल जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पेरोल की बात करें तो यहाँ पर ये एक सिस्टम है, देखो एक प्रिजनर यानी कैदी है, उसको रिलीज़ किया जाता है पेरोल के बेसिस पर। उसका जब भी आप कह सकते हो अपनी सज़ा काट रहा है जेल में, तो मान लो कोई एक तरीके से इवेंट आता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कोई उसके घर में शादी होती है, किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा अगर कंडीशन होती है, कोई इवेंट आता है उसके घर में, तो उसको पेरोल के बेसिस पर रिलीज़ किया जा सकता है। पेरोल के बेसिस पर यहाँ पर उसको छूट दी जा सकती है, तो इसको हम लोग पेरोल बोलते हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम तक यहाँ पर किसी व्यक्ति को रिलीज़ किया जाता है। नाउ क्वेश्चन ये है फरलो क्या होता है? फरलो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक सिमिलर होता है पेरोल से, लेकिन फरलो में यहाँ पर ये होता है कि देखो बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत लंबे समय से कैदी एक तरीके से जेल में कैद है, ठीक है, और लंबे समय से कैद होने
होने के बाद जो है उसका कंडक्ट बहुत अच्छा रहा है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर उसको भी छूट दी जाती है, क्योंकि हमारे चीज़ों में मेंशन्ड है कि देखो राइट फॉर अ प्रिजनर भी होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। तो पेरोल जो फरलो है, बेसिकली फरलो को हम लोग मैटर ऑफ राइट फॉर अ प्रिजनर देखते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ छूट प्रोवाइड की कर दी जाती है, कुछ रीजंस के ऊपर प्रोवाइड करी जाती है। जैसे यहाँ पर कोई भी कैदी है लंबे समय से, आप देख पाओगे अगर वो जेल के अंदर है, ठीक है, तो उसको छूट दी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके अंदर बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारा लॉ बोलता है कि जो भी ये कैदी हैं, जो भी प्रिजनर हैं, उनको रिफॉर्मेटिव एक तरीके से प्रोसेस के अंदर लाना चाहिए, मतलब कि उनको रिफॉर्म होने का एक तरीके से चांस देना चाहिए, उनको बदलने का एक चांस देना चाहिए, ये आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये इन सारे प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हम लोग जो हमारा जो प्रिजन सिस्टम है, जो जेल का सिस्टम है, उसको ह्यूमनाइज कर सकें, ठीक है, लोगों को सिखा सकें। अच्छा, नाउ ये जो पेरोल और फरलो है, ये दोनों कहाँ पर कवर किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये आते हैं प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 के अंदर, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये आपको मालूम होगा जीन एडिटिंग को लेकर लगातार एक इशू चर्चा में है। तो अभी यहाँ पर बोला गया है जीन एडिटिंग के रिगार्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग एक राइस के ऊपर जीन एडिटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, अभी उसमें बहुत सारे डिलेज चल रहे हैं, काफ़ी हद तक मतलब देरियाँ देखने को मिल रही हैं। इस आर्टिकल को मेंशन किया है, अभी आर्टिकल मैंने कल ही डिस्कस किया है, परसों भी डिस्कस किया है, ठीक है, उससे पहले भी डिस्कस किया है, लगातार 3 दिन से मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। आप लोग कल वाले वीडियो में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ले सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ भी ऐसा खास है नहीं, ठीक है, डेफिनेटली फिर से चर्चा में आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी इसमें से कोई भी ऐसी खास चीज़ नहीं है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। जीन एडिटिंग के बारे में क्या है, तो आपको मालूम होगा यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक तरीके से जो एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उनको कल्टीवेट कर रहे हैं। आज के टाइम पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, ठीक है, या फिर आज के टाइम पर बोला ये जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के थ्रू बोला ये गया कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ये भारत के थ्रू भेजा गया है यूरोपियन यूनियन के अंदर, लेकिन यहाँ पर भारत इसको मना कर रहा है। भारत कह रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इमेज, जो भारत की इमेज है उसको ख़राब करने के लिए ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप है, यहाँ पे मान लो कोई चावल है, अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब कि उसके अंदर कोई चावल है, उसके अंदर अलग से आर्टिफिशियल जीन्स डालने के बाद उसकी एडिटिंग की गई, आर्टिफिशियल जीन्स इंसर्ट करने के बाद एक नई वैरायटी बना दी गई, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीन एडिटिंग। तो होता क्या है ना कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है इसके ऊपर अभी हमारे पास पूरा रिसर्च और एनालिसिस है नहीं कि यहाँ पर कितना इफेक्टिव रहेगा, हम लोग अगर क्रॉप को कंज्यूम करेंगे तो कितना इफेक्टिव रहेगा। तो इसी के बेसिस पर अभी हमने कोई भी हमारे पास फूड आइटम नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड के अंदर, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नॉन फूड आइटम में हमारे पास बीटी कॉटन है जिसको सरकार ने अप्रूव कर रखा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो इस आर्टिकल की हाइडिंग मेरे हिसाब से ये होनी नहीं चाहिए थी, चलो है तो कोई बात नहीं, आज का आपने थंबनेल देखा होगा, इसी आर्टिकल के बेसिस पर है। तो पाकिस्तान अभी फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है फिर से, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली वहीं स्टैंड करेगा FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर। तो ये यहाँ पर बताया गया, अभी क्या है इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, क्यों रहने वाला है ये भी डिस्कस करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी हेडिंग ये होनी चाहिए कि FATF के अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर अभी 3 कंट्री को और ऐड कर दिया गया है। कल ये न्यूज़ आई है, जॉर्डन, माली और टर्की, ये 3 कंट्री और ऐड हो चुकी हैं FATF की ग्रे लिस्ट, मतलब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साथ साथ ये कंट्रीज़ भी आ चुकी हैं ग्रे लिस्ट के अंदर। इन कंट्रीज़ को भी बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं जब भी इन्हें लोन लेना होगा, चाहे वो IMF से लेना हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से लेना हो, तो ये लोन नहीं ले सकेंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने वाली हैं ये सारी कंट्रीज़। तो यहाँ पर क्या बोला गया, पहले तो मैं आपको ये वाला सिनेरियो समझाता हूँ। इन 3 नई कंट्री को ऐड किया गया है, अभी कल ही यहाँ पर इनको नया तीनों कंट्री को ऐड किया गया FATF की लिस्ट में, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि इन कंट्रीज़ के अंदर कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रोसेसिंग काफ़ी देखने को मिलती है। दूसरी चीज़, आतंकवाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है ये तीनों कंट्रीज़, चाहे टर्की की बात करें, माली की बात करें, चाहे जॉर्डन की बात करें, तो यहाँ पर आपको आतंकवाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगा, टेररिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कंट्री देखने को मिलेंगी। तो इस बेसिस पर इनको भी क्या करा गया, FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, क्योंकि पाकिस्तान जाना ही जाता है, तो टेररिज्म को भी यहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी सपोर्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इस बेसिस पर पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट के अंदर ही है, ये आप लोगों को मालूम होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन्होंने थर्सडे में बोल दिया पाकिस्तान रिमेन ग्रे लिस्ट के अंदर रहने वाला है। और क्यों रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने के अंदर टेरर ग्रुप्स बहुत सारे हैं, इनफैक्ट UN डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनको एक तरीके से काफ़ी सपोर्ट भी करता है पाकिस्तान। प्लस दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, मतलब ब्लैक मनी आती है और टेररिज्म के लिए फंडिंग होती है,
प्लस यहाँ पर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश भी की जाती है। तो इन सब के केसेस के रिगार्डिंग यहाँ पर पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में रहने वाला है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। टेरर फाइनेंसिंग का केस है, यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन करी गई। मैंने मतलब जो भी आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल में बहुत लंबी चौड़ी बात की गई है, मैं यहाँ पर हिंदी में बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने आपको क्रक्स में एग्जैक्टली क्या है आर्टिकल में टू द पॉइंट मैंने बात बता दी है 2 से 3 पॉइंटों के अंदर। मैं ऐसा ही यहाँ पर हर आर्टिकल के रिगार्डिंग करता हूँ, आप लोग चाहे पढ़ के देख लेना, आपके पास न्यूज़पेपर आ ही जाता है कि इस आर्टिकल में क्या मैंशनड है। नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये FATF है क्या आखिर, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आर्टिकल GS पेपर 3 प्लस GS पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग हमारे सिलेबस का टॉपिक है, टेररिज्म भी है और ग्रुप्स एंड एग्रीमेंट्स है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड है, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। FATF के बारे में बात करें तो FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब यहाँ पे सारी सरकारें मिलकर काम करती हैं और इसको बनाया गया था 1989 में, जब एक G7 समिट चल रहा था पेरिस में, तब इसको बनाया गया। FATF की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये कंट्री के ऊपर फोकस करता है कि कंट्री के अंदर एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग ना हो प्लस टेरर फाइनेंसिंग ना हो। इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर तो बिल्कुल ये फोकस करता है। मतलब अगर किसी कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग चल रहा है तो डेफिनेटली उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट का दर्जा मिलने वाला है FATF के अंदर। नाउ अगर यहाँ पर FATF की इस लिस्ट में आता है तो क्या होता है, ये भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। नाउ अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके, आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है, पैसा उनके पास आ रहा है, पैसा देना ही बंद हो जाए बिल्कुल से, फंडिंग रुक जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से चीज़ों के अंदर कमी देखने को मिलेगी। लेकिन फंडिंग लगातार होती है, इसकी वजह से रेगुलरली हम लोगों को यहाँ पर ये टेररिज्म बढ़ता है नज़र आता है। तो यहाँ पर इनको रोकने के लिए FATF काम करता है। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है जहाँ पर आप कह सकते हो OECD है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, वहीं पर आपको कह सकते हो कि FATF का हेडक्वार्टर है। इसके अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, FATF के अंदर करेंटली 39 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, और यूरोपियन कमीशन भी है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी देखने को मिलेगा। इंडिया भी FATF का मेंबर है, मैं लिस्ट में नहीं कह रहा हूँ, मेंबर कह रहा हूँ, FATF का मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर FATF अपने अंदर 2 लिस्ट मेंटेन करके चलता है, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। इसके अंदर वो कंट्रीज आती हैं जो FATF के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं, जहाँ पर टेररिज्म बढ़ जाता है या फिर वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी बढ़ रही है, तो उन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है, ध्यान रखना है। ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के साथ अभी 3 कंट्री और आ चुकी हैं। कौन कौन सी हैं, माली, जॉर्डन, टर्की, प्लस और भी कंट्रीज़ हैं ग्रे लिस्ट के अंदर। लेकिन ब्लैक लिस्ट के अंदर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंट्री हैं, वो है नॉर्थ कोरिया और ईरान। ये आप लोग को ध्यान रखना है, वो ब्लैक लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। होता क्या है कि जब भी कंट्रीज इन लिस्ट के अंदर आती हैं, अगर ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाती है ना, तो कंट्री के अंदर फाइनेंसिंग बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, कोई भी कंट्री उसको सपोर्ट नहीं करने वाली, प्लस कहीं से वो कंट्री लोन नहीं ले सकती, बुरी हालत हो जाती है। ऐसा ही ग्रे लिस्ट के अंदर होता है। ग्रे लिस्ट में भी यहाँ पर कोई कंट्री आ जाती है तो वो IMF चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे कहीं से भी हो, लोन को लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट पेज पर, तो बहुत सारे पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल है, इनको आप लोग स्किप कर सकते हो। उसके बाद पेज नंबर 11 पर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। देखो आर्टिकल ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, डेफिनेटली यहाँ पर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लॉन्च करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रुथ सोशल, ठीक है, ट्रुथ नाम है होने वाला है। अब आप कहोगे ये अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा इनको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर रखा है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो, इवन इनका यूट्यूब चैनल भी हटा दिया गया था, है ना। क्यों हटाया गया था, क्योंकि 6 जनवरी को आपको मालूम होगा US के कैपिटल पर हुआ था एक बहुत बड़ा अटैक, उसके बाद ही यहाँ पर इनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया गया, हटाया गया। नाउ अब यहाँ पर ये खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाले हैं। ऐसा बोला गया है कि ये अगले साल का जो पहला क्वार्टर होगा उसके तौर पर यहाँ पर ये लॉन्च कर देंगे, तो देखेंगे यार क्या होगा। फिलहाल अभी एग्जाम के लिए मैं कोई यहाँ पर चीज़ें पूछने की है नहीं, लेकिन इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात की गई है। देखो अभी मैंने आपको कल बताया था मॉस्को के अंदर मीटिंग हुई, वहाँ पर क्या हुआ कि देखो बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ ने बातचीत करी कि अफगानिस्तान के अंदर कैसे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का टेक ओवर हो चुका है, तालिबान पूरी तरह से कंट्रोल पा चुका है, सरकार बैठा चुका है। तो आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने फोकस ये किया है कि हम लोग अफगानिस्तान को
क्या कर सकें, एक एड प्रोवाइड करवा सकें, उनको कुछ पैसा दे सके ताकि वहाँ के लोग रिकवर कर सकें, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्लस लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर लोग को खाना नहीं मिल रहा है। तो इसके बेसिस पर उनको सपोर्ट करने की बात की गई है और वेरियस कंट्रीज़ यहाँ पर सपोर्ट करवा रही हैं। इसमें हमारा महान भारत भी है जो कि यहाँ पर एक तरीके से अनाज वगैरह प्रोवाइड करवाने की बात की है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की बात की है इंडिया ने, ठीक है, वो इस आर्टिकल में मेंशन है। तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने अनवील कर दिया है कि देखो बहुत सारा फंड जाने वाला है डेफिनेटली अफगानिस्तान के पीपल्स के लिए। जर्मनी ने तो बोला है कि हम लोग $58 मिलियन तक यहाँ पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे अफगानियों को, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो यूनाइटेड नेशन ने थर्सडे में पूरा चीज़ें सेटअप करी, एक स्पेशल ट्रस्ट भी बना दिया है जहाँ पर हम लोग कैश डायरेक्टली ट्रांसफर करने वाले हैं अफगानिस्तान के अंदर, एक सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर आपको मालूम होगा जैसे तालिबान ने टेक ओवर किया उसके बाद सारी फंडिंग को फ्रीज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। नाउ अब यहाँ पर वापस से मीटिंग हुई है जब तालिबान ने सब कुछ सेटल किया। अब यहाँ पर मीटिंग के बाद जर्मनी ने आ चुका है बाहर, उसके बाद और भी वेरियस कंट्रीज आ चुकी हैं, इंडिया भी आ चुका है। इंडिया ने बोला है हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे, प्लस बहुत सारा अनाज प्रोवाइड करवाने वाले हैं अफगानी पीपल को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब अफगानिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डाउन है। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, उसने तो ये भी बोल दिया कि मंगलवार में, ट्यूसडे में क्या है जो अफगानिस्तान की इकॉनमी है, मतलब कि ट्यूसडे में ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अफगानिस्तान की इकॉनमी है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और 30% तक इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और बहुत सारे रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा कंट्री के अंदर, कुछ होगा नहीं तो क्या होगा, लोग कंट्री छोड़कर भागेंगे डेफिनेटली। तो टर्की, यूरोप के अंदर ये क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तो इसके बेसिस पर अभी यहाँ पर फोकस रखा गया, ऐसा हम करने होने देंगे नहीं। यहाँ पर हम लोग अफगानिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, हम लोग अफगानिस्तान को पैसा प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि चाहे वो बैंक्स हो वहाँ के, चाहे वो कुछ भी हो, सबके पास पैसा खत्म हो चुका है, महंगाई आसमान को छू रही है। तो ये प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए, प्रॉब्लम्स टैकल करने के लिए पैसा प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, उसके बाद आएंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कुछ आर्टिकल को। यहाँ पर आर्टिकल कुछ भी खास नहीं है, वही पुराना आर्टिकल। वो क्या है कि आपको मालूम होगा हमने डिस्कस किया था हाल ही में क्या कि कोल रिजर्व्स हमारे खत्म हो, कोयला हमारा खत्म हो रहा है, कोयला खत्म होने वाला है। कोयला खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोयले के माध्यम से ही जनरेट हो रही है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल मेंशन क्या है कि आपको ज़रूरत है कि आप लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखो कोल के और गैस के, क्योंकि आज के टाइम पर भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। भारत यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर देखने को मिलेगा दुनिया भर में, ठीक है, और फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर। और यहाँ पर भारत लगातार compete करता है चाइना से, और डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई क्राइसिस आता है तो बहुत ज़्यादा हिट भी होगी हमारी कंट्री। और क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हो जाएगी तो इससे हमारा इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए आपके पास और ज़्यादा रिजर्व्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आपके पास कोल के, गैस के रिजर्व्स ऑलरेडी हों। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि अभी हमने देखा क्रंच टाइम निकला है, और क्रंच टाइम भारत ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ रेगुलरली फेस करती है। हाल ही में चाइना ने भी यहाँ पर ये कोल क्रंच का टाइम फेस किया था, जहाँ पर कोयला खत्म हुआ था और सब कुछ चाइना के अंदर ब्लैकआउट हो चुका था, ठीक है। और उसी प्रकार से आप देख पाओगे रशिया भी आज के टाइम पर अपने कंट्री पर फोकस कर रहा है। जो रशिया, देखो रशिया ना क्या करता है, बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस ट्रांसफ़र करता है, देता है, यूरोप को बेचता है और उससे पैसा कमाता है। लेकिन अभी के टाइम पर रशिया अपने ऊपर फोकस रख रहा है। अभी यहाँ पर ये ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि फोकस नहीं रख रहा कि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा देंगे गैसेस वगैरह, अपने ऊपर काम कर रहा है कि हम लोग कुछ स्टोर करके रख सकें, क्योंकि आने वाले टाइम पर ज़रूरत पड़ सकती है हमारे कोल रिजर्व्स की और साथ ही साथ गैस रिजर्व्स की। तो इसके ऊपर फोकस रखने की बात की गई है। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे में एडिटोरियल भी कम आते हैं। अब ये दोनों जो आर्टिकल हैं, ये दोनों ही आर्टिकल बात करते हैं 100 करोड़ किसके बारे में, वैक्सीन डोजेस के बारे में, ठीक है। तो ये आपको देखना है। ये वाला जो आर्टिकल है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिखा गया है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी, सभी लोगों को मालूम होगा। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि हम लोगों ने अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस अचीव किया है। इंडिया ने 100 करोड़ डोजेस यहाँ पर अचीव करे हैं। 21 अक्टूबर की ये डेट देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन सारी चीज़ों को मेंशन किया है। प्लस यहाँ पर बोला कि देखो आज के टाइम पर ये शुक्रिया करते हैं बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का भी, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पूरे सफ़र में, ठीक है। ये जो जर्नी है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं हम लोगों ने, और यहाँ पर बोला गया कि देखो
एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने फोकस शुरू से ये करा था कि हम लोगों को वैक्सीन मिले। अगर देखो इस मतलब इस आर्टिकल में ना बहुत सारी पहलुओं को कवर किया गया है कि यहाँ पर इंडिया के पास वैक्सीन ना होती तो क्या हाल होता, ठीक है। तो इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे बुरे हाल देखने को मिलते हैं डेफिनेटली, लेकिन इंडिया ने खुद की वैक्सीन को डेवलप किया और खुद की वैक्सीन डेवलप करने के बाद इंडिया 100 करोड़ डोजेस तक भी पहुंचा। 100 करोड़ डोजेस पहुंचने के बाद इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ को यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड भी करवा रखी हैं, ठीक है। और ये जो वैक्सीन्स हैं ये सारी मेड इन इंडिया वैक्सीन है। बहुत सारे लोगों की उंगली उठ रही थी कि यहाँ पर कि इंडिया की जो ये इंडिया कैसे अपनी वैक्सीन को अचीव करेगा। बहुत सारे लोगों का कहना यह था इंडिया को सालों लगने वाले हैं अपने इंडियंस को वैक्सीनेशन करने में, मतलब सालों लग जाएंगे, लगभग 3 से 4 साल लगेंगे। कुछ इंडियंस ने बोला 3 से 4 साल लगेंगे इंडिया को, पूरे इंडिया को वैक्सीनेट होने के लिए, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं। यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग बहुत तेज़ी से अचीव करा है हम लोगों ने, और लगभग 100 करोड़ डोजेस को हम लोगों ने कवर किया है, ये बताया गया। और उसके बाद बहुत सारे लॉकडाउन्स वगैरह ने भी काम किया, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बोला देखो लोगों का ट्रस्ट भी है, लोगों का विश्वास भी है जो सरकार के साथ रहा है और यहाँ पर इस वैक्सीन के ऊपर बिलीव किया है। अदरवाइज बहुत सारे इंडियंस ने अभी भी यहाँ पर इन वैक्सीन के ऊपर बिलीव नहीं किया, वो लोग भी अभी इंपोर्टेड वैक्सीन के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, एक तरीके से फॉरेन वैक्सीन के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा और उसका थैंक यू बोला इन्होंने सोशल वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, रिलीजियस वर्कर्स को, इन सबको यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी बड़ा थैंक यू बोला गया है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा इस पूरे जर्नी के अंदर, ये बोला। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल में ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन्ड है नहीं। यहाँ पर आप देख पाओगे बोला गया कि हम लोग प्रिपेयर हो रहे थे साल 2020 से ही, क्योंकि कोरोना आ चुका था साल 2020 में ही, यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो हम लोगों की कोशिश ये थी कि हम लोगों के पास जल्द से जल्द वैक्सीन आए, लेकिन वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा था। देखो हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन आई नहीं, हमारे पास लगातार हम लोग काम कर रहे थे वैक्सीन के ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने वैक्सीन को डेवलप भी किया है। उसके बाद यहाँ पर बोला कि मान लो अगर इंडिया के पास इनफ वैक्सीन नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया कैसे टैकल करता, ठीक है, इंडिया को कितना टाइम लगने वाला था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था अगर यहाँ पर इंडिया अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता। तो इसके लिए भी इंडियन साइंटिस्ट को, एंटरप्रेन्योर को यहाँ पर थैंक यू बोला गया। उसके बाद इंडिया आज के टाइम पर आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी फोकस कर रहा है, और जब वैक्सीन का मामला आता है तो डेफिनेटली हमने वैक्सीन को भी अपने इंडिया के अंदर खुद ही बनाया है। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे इसको डिमांड जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगी इस पूरे वैक्सीन की, ये आपको चीज़ें मेंशन्ड मिलेंगी, ठीक है। तो आर्टिकल में अगेन वही वैक्सीन के बारे में चर्चा की गई। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया जो कोविन पोर्टल है इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। कोविन पोर्टल एक मजबूत प्लेटफॉर्म नजर आया जहां पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, देन उसके बाद जाकर वैक्सीन लगवाई है। तो यहाँ पर कोविन पोर्टल के बारे में भी चर्चा की गई है, ये आपको देखने को मिलने वाला है। प्लस उसके बाद एक बहुत बड़ा रोल रहा है, हमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे देखने को मिली है, दिक्कत तो वैक्सीन बनाने में रही, बना ली, अब उसको हम लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, प्लस उसके बाद चलो वैक्सीनेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वैक्सीन जहाँ पर बन रही है वहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचाना। क्योंकि हमें करना क्या होता है, एक केस में लेकर जाना होता है, क्योंकि वैक्सीन को एक तरीके से सही रखने के लिए एक लिमिटेड टेम्परेचर में हमें उसको स्टोर करके रखना होता है। तो उसके लिए हम लोग को वापस से एक इक्विपमेंट चाहिए, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर बोला गया वैक्सीन सेंटर तक हम लोग को पहुँचाने में ये काफ़ी हद तक दिक्कत आई है, लेकिन हमने वो भी करके दिखाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैक्सीन को कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास एक सामान होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, वो भी हम लोगों ने करके दिखाया। तो ये फोकस रखा गया है। इंडिया की सक्सेस, काफ़ी बड़ी सक्सेस आज के टाइम पर नज़र आ रही है, दुनिया भर से विशेष आ रही हैं भारत के लिए। आप लोगों ने ट्विटर पर कल भी देखा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल में मेंशन रहा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री के बारे में, बिल्कुल सेम यहीं पर भी बात की गई है। वो क्या है कि इंडिया ने देखो यहाँ पर एक इतिहास रच दिया है। कल ये सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही थी, ठीक है, कि यहाँ पर 100 करोड़ डोजेस करके यहाँ पर चीज़ें ट्रेंड हो रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो कोविड-19 जो वैक्सीन है, ठीक है, अभी हम लोग 1 बिलियन तक का मार्क क्रॉस कर चुके हैं, ऑब्वियसली 100 करोड़ तक का क्रॉस कर चुके हैं, और 9 महीने के अंदर ये काम करके दिखाया है। शुरुआत इसकी हमने काफ़ी देर करी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक काम करके दिखाया। साथ ही साथ बोला गया कि देखो अब की बार मेन चीज़ ये है ना कि हमने एडल्ट के ऊपर फोकस किया है। जो बहुत सारे लोग 18+ हैं, 18 to 44 एज वाले व्यक्ति हैं, उनके ऊपर फोकस किया गया, उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। उनको सबसे ज़्यादा खतरा था इसका, लेकिन उनको वैक्सीन प्रोवाइड की गई, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं किसकी वजह से, सीरम इंस्टीट्यूट की वजह से, भारत बायोटेक की वजह से, इन चीज़ों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, जिसकी वजह से हम लोगों ने वैक्सीन को बनाया, बनाने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचाया और वहाँ पर जाकर वहाँ पर प्रोवाइड किया। उसके बाद अगेन आर्टिकल में थैंक यू बोला गया हेल्थ केयर वर्कर्स को, मतलब वही सारी चीज़ें रिपीटेड है, इसको छोड़ सकते हो आप, मतलब बिल्कुल सेम जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वही यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंगेजिंग द तालिबान।
ये कल यहाँ पे आर्टिकल चर्चा में था। कल ये आर्टिकल चर्चा में था, तो मैं कल वाला आर्टिकल पहले आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा समझाऊंगा। आज के एडिटोरियल कुछ खास है भी नहीं, ठीक है, मतलब वही छोटे छोटे एडिटोरियल्स हैं, कुछ खास है नहीं, क्योंकि फ्राइडे में एडिटोरियल्स भी हमारे पास कम ही आते हैं। तो इंडियन टीम ने यहाँ पर बातचीत करी है तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ। आपको मालूम होगा कल ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, पहले पेज पर था, मॉस्को के अंदर ये मीटिंग हुई। वहाँ पर इस आर्टिकल से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। बिल्कुल, वो पॉइंट क्या है वो मैंने अभी आपको तुरंत पहले ही एक पहले वाले आर्टिकल में समझाया था। पहला पॉइंट क्या निकल कर आया कि हम लोगों को अब रिकग्नाइज करना है, ठीक है। क्या है कि हम लोगों को रियलिटी को रिकग्नाइज करना है। सच्चाई क्या है कि तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, उसको रिकग्नाइज करो। दूसरी चीज़ क्या है, भारत यहाँ पर तैयार हो चुका है, डोनेशन प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग, डोनेशन देंगे एक तरीके से फसल या फिर जो हमारे पास धान या आप कह सकते हो जो भी हमारे पास ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अब ग्रेन्स प्रोवाइड करवाएंगे, अनाज प्रोवाइड करवाएंगे, किसको, अफगानिस्तान के अंदर, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है वो खत्म हो सके। क्राइसिस क्या चल रहे हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर बोला गया कि जो इंडिया है वो यहाँ पर अफगानिस्तान को, अफगान पीपल को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाएगा। और इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज और आगे आने वाली हैं। वही चीज़ यहाँ पर मैंशन करी गई कि कल यहाँ पर मॉस्को में मीटिंग हुई, लगभग 10 नेशंस के बीच में यहाँ पर आपको बातचीत देखने को मिलेगी। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इस 10 नेशंस की मीटिंग में। इंडिया ने बहुत कुछ यहाँ पर बोला, प्लस यहाँ पर बोला है कि देखो हम लोग काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। वही चीज़ें वापस से रिपीटेडली वही चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में फोकस बिल्कुल भी मत करो। रिपीटेडली है तो इसके बारे में बस आइडिया रखो और इसको हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं जैसा बोला है ना, एडिटोरियल बिल्कुल भी खास आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे नहीं। तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में एक इंटरव्यू पब्लिश होता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू 2 व्यक्तियों के बीच में या आपस में बातचीत है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि एयर इंडिया के बारे में लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में पब्लिश हुआ है, तो इनकी बात आपस में ओपिनियन है, इन दोनों का डिस्कशन है, उसको आप लोग देख सकते हो। ना आते हैं एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। ये इकलौता इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखने को मिलेगा, क्यों है चर्चा में, क्योंकि अभी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है क्या, पुलिस कमेमोरेशन डे, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो बहुत सारे पुलिस वाले लोग हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, उनके लिए सरकार को सेक्रीफाइस करना चाहिए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए, वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, ठीक है। देखो आज के टाइम पर बहुत सारी पुअर कंडीशन देखने को मिलेगी हमारे प्रोटेक्टर्स की, जो भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है उनकी कंडीशन ही बहुत बुरी है, उनको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर बहुत सारे पुलिस पर्सनल की जान जा रही है। दिसंबर 2020 के अंदर इंसिडेंट देखने को मिला कि जो डेप्यूटी कमांडेंट हैं, ठीक है, विकास कुमार, ये हो गए सीआरपीएफ के, ठीक है, कोबरा के, और भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि सीरियसली इंजर्ड हुए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जो मॉइस्ट अटैक हुआ था उसके थ्रू। उसके बाद ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं है, उसके बाद रेगुलरली ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। आप देख पाओगे बहुत सारे यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स हैं जिनकी जान गई है, ये आपको एग्जाम्पल बताए गए। अब पुलिस पर्सनल की जान गई है, तो यहाँ पर इन सबको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं हम लोग पुलिस कमेमोरेशन डे। तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 21 को पुलिस कमेमोरेशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ पुलिस कमेमोरेशन डे का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं, जिसके बारे में यहां पर भी चर्चा हुई है। वो बैकग्राउंड क्या है, देखो नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसको ऑब्जर्व करने का पीछे का रीज़न यह है कि बहुत सारे पुलिस वाले जो शहीद हो जाते हैं, उन्होंने सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप सैक्रिफाइस करते हैं जिनकी जान गई थी चाइनीज़ फायरिंग के अंदर। चाइना ने काफ़ी हद तक यहाँ पर मतलब फायरिंग वगैरह की थी, और लगभग 1959 के आसपास की बात है। उस पूरे के पूरे इंसिडेंट के अंदर जान गई है, तो उनको एक तरीके से कमेमोरेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर यह दिन सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करें इस दिन की, तो 21 अक्टूबर 1959 में यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, इस वजह से 21 अक्टूबर को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। 21 अक्टूबर में बहुत सारे चाइनीज़ ट्रूप्स थे, इन्होंने यहाँ पर बॉम्ब फेंके, ओपन फायरिंग करी 20 इंडियन सोल्जर्स के ऊपर लद्दाख में, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हुए, लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड भी हुए थे। तो ये सब इंसिडेंट को एक तरीके से देखते हुए तो यहाँ पर एक ये जो कमेमोरेशन डे है, पुलिस कमेमोरेशन डे, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। साथ साथ बोला क्या, देखो ये इंसिडेंट्स आज के टाइम पर भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले रेगुलरली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत सारे सोल्जर्स रेगुलरली सेक्रीफाइस करते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो सॉरी इस साल की, तो लगभग आप कह सकते हो हम लोग 377 पर्सनल है,
मतलब पिछले साल की बात है। 377 पर्सन है, 377 आपको ये पुलिसमैन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी जान दी है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, अलग अलग इंसिडेंट में सेक्रीफाइस किया है। कि बहुत सारों ने जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे लोगों ने छत्तीसगढ़ में, बहुत सारों ने अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर डिस्प्यूट चल रहे हैं वहाँ पर सेक्रीफाइस किया है, या फिर छत्तीसगढ़ में माओइस्ट अटैक देखने को मिला वहाँ पर सेक्रीफाइस किया है। तो बहुत सारे पुलिस पर्सनल ने सेक्रीफाइस किया। अब क्या होगा, उनके सेक्रीफाइस को आप यहाँ पर ऐसी फालतू में मत जाने दो, उनके सेक्रीफाइस के बदले में यहाँ पर हमारी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो यहाँ पर आप कह रहे हैं, ये ऑथर बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यह क्या क्या बोला गया कि देखो होता क्या है, इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस जो है अपना सेक्रीफाइस करती है, इतना कुछ करने के बाद भी उनको कम सैलरीज मिल रही हैं, लो सैलरीज मिल रही हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, प्लस उसके बाद यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रॉपरली मिलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कोई प्रोटेक्शन ऐसी प्रोवाइड की नहीं गई है। उसके बाद यहाँ पर यह बोला गया कि आपको मालूम होगा पेंशन का सिस्टम बहुत पहले था, पेंशन का सिस्टम भी खत्म कर दिया गया, मतलब कि जो पर्सनल 2003 या 2004 में रिक्रूट करे गए होंगे उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, वो पेंशन के लिए भी एलिजिबल नहीं है। प्लस कैंटीन मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आज के टाइम पर बेकार हो चुकी हैं। प्लस उसके बाद बहुत सारे आइटम्स जो कैंटीन में मिलते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जीएसटी लग रही है। तो यहाँ पर ये सारे आप देख पाओगे प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब का सुधार करना पड़ेगा, इन सब के अंदर आपको छूट देनी पड़ेगी। इनफैक्ट यहाँ पर जो पुलिस पर्सनल्स हैं इनके लिए आप लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हो। ठीक है, और कंपनसेशन की रही बात, देखो बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पर पुलिस वाले सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारे जब सेक्रीफाइस सब करते हैं तो उनके बेसिस पर उनको कंपनसेशन, उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन देना चाहिए। कभी कभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं लगभग बहुत सारे स्टेट्स हैं लगभग 1 करोड़ रुपए तक का कंपनसेशन देते हैं, लेकिन क्या है बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर इतना कंपनसेशन नहीं देते हैं, बहुत कम कंपनसेशन देते हैं। तो सबको इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पर मैक्सिमम कंपनसेशन दे सकते हो आप लोग, कुछ ना कुछ रिलीफ्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हो, वो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। आई होप आपको ये आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक एडिटोरियल यहाँ पर ये वाला देखो, इसके अंदर भी कुछ खास चर्चा नहीं है, यहाँ पर पूरी की पूरी इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में बात की गई है। और आप लोग अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस काफ़ी टाइम पहले से देख रहे हो तो एक एक चीज़ के बारे में क्लियर होगा। देखो क्या है, आप क्या होने वाला है, ठंड आने वाली है। जब ठंड आने वाली है तो यहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि एक तरीके से ठंड आएगी, बॉर्डर डिस्प्यूट चलेगा, तो हमारे सोल्जर्स को वहाँ पर तैनात रहना है लद्दाख वाले एरिया में। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जो विंटर बढ़ रही है, ठीक है, अब यहाँ पर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे सोल्जर्स को। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन को समझाया गया। पिछले 1 साल के अंदर जो पूरा का पूरा LAC वाला एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया, वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट रहा है। डिस्प्यूट के पीछे का रीज़न, एकमात्र रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। लगातार भारत भी चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और चाइना लगातार बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन चाइना ये नहीं चाहता कि भारत अपने बॉर्डर की साइड पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। इस बेसिस पर वो घुसने की कोशिश करता है, और यहाँ पर क्या है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। जो LAC वाला रीजन है, पूरे LAC वाले रीजन में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन है, चाहे वो वेस्टर्न का हो, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो, तीनों ही सेक्टर में डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद इन्होंने क्या बताया, देन उसके बाद बोला कि अभी हमने हाल ही में देखा है और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में हमेशा इंसिडेंट देखने को मिलता है, तवांग वाले रीजन में हमेशा इंसिडेंट देखने को मिलता है, दोकलाम वाले में आपको मालूम होगा, दोकलाम के अंदर स्टैंड अप हुआ था 2017 में, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, है ना। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रेगुलरली डिस्प्यूट्स हैं वो बड़े हैं, पिछले कुछ सालों के अंदर रेगुलरली यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर हमने ये भी अभी हाल ही में एक देखा था, उत्तराखंड वाले एरिया के अंदर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इंसिडेंट देखा, जहाँ पर जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, चाइना की आर्मी है, उसने घुसने की कोशिश करी, वहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रिज वगैरह डैमेज करा, ब्रिज डैमेज करने के बाद वो वापस से निकल गए। ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिला। हमारी जो आर्मी है उन्होंने यहाँ पर भगाया भी, ये आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। चाइना का यहाँ पर एक ही कंसर्न है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बॉर्डर के पास ना करे। चाइना ये चाहता है कि चाइना कंस्ट्रक्शन करता रहे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ना करे, ये यहाँ पर चाइना का फोकस रहता है। और इसी चक्कर में डिस्प्यूट चलते चलते आज के टाइम पर 1.5 से 2 साल होने वाले हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और हमारा यहाँ पर यह स्टैंड ऑफ अभी तक सुलझा नहीं है। बहुत सारे कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है, उसके रिगार्डिंग भी हमारे अभी तक कोई सोल्यूशन नज़र आ नहीं रहा है। तो इंडियन मिलिट्री हमेशा से यहाँ पर एक तरीके से मेंटेन करके चल रही है कि हम लोग यहाँ पर जो PLA है उसको ख़त्म कर सके, PLA को मतलब एक तरीके से एंटर ना करने दें, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर सके, ये हमारा फोकस है। और हम लोग आज के टाइम पर अपने जो बॉर्डर वाले एरियाज़ है वहाँ पर लगातार इक्विपमेंट्स को भी डिप्लॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी आपको मालूम होगा अपनी जो है पूरी की पूरी मतलब कि जो हमारी एयर स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ा चुके हैं, प्लस ये यहाँ पर फोकस रखा गया। उसके बाद आज के टाइम पर देखो एक कंसर्न ये भी है कि भारत के पास जो एयरफोर्स है उसके अंदर इक्विपमेंट्स कम है। हमारे पास अभी बहुत सारे इक्विपमेंट्स आने हैं, आने वाले टाइम पर
पर हम लोगों ने परचेज कर रखे हैं। अभी हमारे पास इक्विपमेंट्स कम है, तो एक कंसर्न ये देखने को मिलेगा। हालांकि चाइना के पास इक्विपमेंट्स बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे, हमारे पास कम है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। उसके बाद आप देख पाओगे आज के टाइम पर भारत के अंदर क्राइसिस बहुत सारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत के अंदर आपको क्राइसिस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान, चाइना, ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर डेफिनेटली भारत को काफ़ी खतरा है। इसकी वजह से भारत को अपना डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रांग भी करना चाहिए और यहाँ पर कर भी रहा है, लेकिन होता क्या, एक टाइम लिमिट होती है, उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मतलब वही जो जनरल से दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। अभी आपको मालूम है हॉट स्प्रिंग और जो देपचोंग वाला एरिया है वहाँ पर अभी भी यहाँ पर लगातार क्या है, स्टैंड ऑफ जारी है। वहाँ पर सोल्यूशन लाने की बात की गई है। तो हमें फोकस रखना है कि किस चीज़ के ऊपर, कि देखो जो डिस्प्यूट है वो लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट तो रहेगा। अब हमें फोकस ये रखना है कि हम लोग यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। इंडिया को प्रिपेयर होना पड़ेगा सारे बॉर्डर के लिए, सारे जो भी यहाँ पर इवेंचुअलिटीज़ होने वाले हैं, इवेंट होने वाले हैं, उसके लिए भारत को प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। ओके, आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।